हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम। ओके, सो पंचायती राज सिस्टम जो है, वेट अ सेकेंड, ओके नाउ इट्स परफेक्ट। पंचायती राज सिस्टम जो है वो किसके अंडर में आता है? पंचायती राज सिस्टम या पंचायत जो है वो स्टेट लिस्ट में आते हैं। ओके, और 73rd अमेंडमेंट जो है वो किससे डील करता है? पंचायत से डील करता है, जो कि हमने कब किया था? 1992 में। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो पंचायत सिस्टम है, पहले क्या होता था, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पंचायत को सीरियसली नहीं लेते थे, है ना। बट इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो भी पंचायत की इलेक्शंस वगैरह हैं वो मैंडेटरी कर दिया, है ना। इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इस अमेंडमेंट के बाद 3 टायर स्ट्रक्चर जो है वो पंचायती राज सिस्टम में बनाया गया था। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पंचायत होती थी वो, देन उसके बाद ब्लॉक वगैरह लेवल पर होती थी पंचायत, है ना, जिनको कि हम ग्राम पंचायत बोल सकते हैं, एंड देन ग्राम सभा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए? ग्राम पंचायत। खाप पंचायत जो है वो मतलब इलीगल नहीं, हम बोल सकते हैं कि एक स्टैट्यूटरी स्टेटस उनके पास नहीं है जितना कि जो पंचायती राज सिस्टम में ग्राम पंचायत के पास है। ओके, कास्ट पंचायत, जन पंचायत नहीं, पंचायती राज सिस्टम में कौन आएगा? ग्राम पंचायत। ओके, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है। और कौन से स्केड्यूल याद रखना है? 11th स्केड्यूल। 11th स्केड्यूल किससे डील करता है? पंचायती राज सिस्टम से। और 12th स्केड्यूल जो है वो किससे डील करता है? म्यूनसिपालिटी से। ओके, सो 11, 12, 73rd एंड 74th, ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। अगर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको रिज़ाइन करना है तो वो किसको देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर? सो टेल मी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्हें अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का। तो जो अपॉइंट करता है वही रिमूव करता है। कुछ केसेस एक्सेप्शन है हमारे पास, है ना, बट नॉर्मली तो जो अपॉइंट करता है वही, उसी को हम रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो कौन होगा इसका आंसर? प्रेसिडेंट। नाउ हु वाज द चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? सॉरी, फर्स्ट चेयरमैन, है ना, जो फर्स्ट चेयरमैन है बैकवर्ड क्लास कमीशन के। बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है वो भी किसके अंडर में आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, है ना, जिसको कि हम 338B में कवर करते हैं। देखो 338 में आता है नेशनल कमीशन फॉर SC, 338A में आता है नेशनल कमीशन फॉर ST, एंड 338B में आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसके जो फर्स्ट चेयरमैन है वो कौन थे? काका साहेब कालेलकर। ठीक है, काका साहेब कालेलकर। ओके, प्रथम अध्यक्ष किसके? पिछड़ा वर्ग आयोग के। नाउ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके जो चेयरमैन होते हैं, है ना, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट तो इनको गवर्नर करते हैं, बट इनको जो रिमूव है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो अपॉइंटमेंट का काम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को, वो कौन करते हैं? गवर्नर। हमने पढ़ा था, है ना, यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो हमारा एक लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, UPSC भी है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, सो स्टेट पब्लिक कमीशन में क्या होता है? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बट यदि रिमूव करना है तो वो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। देन हमने एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पढ़ा था। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर अब 2 स्टेट्स का रोल आ जाता है ना, तो दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट ना हो अपॉइंटमेंट को लेकर, इसलिए कौन यहाँ पर अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और जिन स्टेट्स को जॉइंट PSC बनाना है, या कैसे जॉइंट PSC बनता है, तो जब 2 स्टेट्स जो हैं वो खुद आके बोले, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को बोले कि हमें जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, उस कंडीशन में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। देन हमने थोड़ा सा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका बैकग्राउंड भी देखा था, है ना, यूनियन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। 1919 एक्ट के बेसिस पर 1926 में हम क्या बनाते हैं? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। देन 1935 एक्ट के थ्रू इसके 3 लेवल्स बन जाते हैं, है ना, सेंटर में UPSC हो जाता है, देन स्टेट PSC होता है, एंड देन जॉइंट PSC। ठीक है, ये 2 चीज़ें भी आपको याद रखना है। सो हियर द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गवर्नर ऑफ स्टेट। और अगर आता है रिमूव्ड बाय, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन ऑर्डर टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ द लोकसभा अ पर्सन नॉट बी लेस देन द एज ऑफ, आई थिंक ये तो आप लोगों को पता होगा अगर आपने हमारी सीरीज देखी है ना। क्या होगा, इन ऑर्डर टू बी चूजन मेंबर ऑफ द लोकसभा पर्सन कितने साल का एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम 25 ईयर्स। ठीक है, हमने लर्न किया था लोकसभा के लिए एज क्या है 25, राज्यसभा के लिए एज क्या है 30, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए एज क्या है 35 ईयर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, जो गवर्नर है स्टेट के उन्हें कौन अपॉइंट करता है, यस टेल मी, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को स्टेट के, प्रेसिडेंट। नाउ इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा मेड, है ना, मतलब जो रिजर्वेशन है एससी के लिए वो लोकसभा में दिया गया है, कौन से आर्टिकल के अंदर। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि राज्यसभा में रिजर्वेशन है एससी एसटी कम्युनिटी के लिए, सो नो रिजर्वेशन, रिजर्वेशन केवल कहाँ पर है, लोकसभा में, और वो भी कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 330। ठीक है, देखो आर्टिकल 330 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एससी और एसटीज के लिए। ओके ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, और कैन वोट इन द पार्लियामेंट, है ना। तो जिसने हमारा सीरीज देखा होगा आई थिंक वो कॉन्फिडेंट होगा इसके आंसर में, है ना। क्या होगा इसका आंसर, इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट और इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर होगा पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट ही डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। ओके, तो हमने पढ़ा था पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड देन एक और हमने क्या पढ़ा था, प्रेसिडेंट, जो कई बार हमें नहीं पता होता है ना। सो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट ही डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करता है कि आपको पंचायत ओपन करनी चाहिए, है ना। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, सो आर्टिकल के पहले मुझे बताइए कि ये किस प्रोविजन के अंडर आता है, लाइक फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है या डीपीएसपी है, किसके अंडर में आता है, सो ये आता है डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी में ही डायरेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो से पॉलिसीज़ जो है वो किस तरीके से फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, तो पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 40। देन आपको आर्टिकल 44 याद रखना है जो किससे डील करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 41 आर्टिकल राइट टू वर्क, और कौन सा पढ़ा था, यस आर्टिकल 50 आपको याद रखना है ना, सेपरेशन ऑफ, सेपरेट हम किसको करते हैं, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ओके, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। तो देखो 4-5 आर्टिकल्स लर्न कर लिए हमने। आर्टिकल 40 विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलता है, 44 यूनिफॉर्म है, एक जैसा है 4 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, 41 राइट टू वर्क, 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेट डाउन, है ना। तो फाइनेंस कमीशन को हम किस आर्टिकल के अंडर फॉर्म करते हैं, सो इसका आंसर है आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन कैसा बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके मेंबर्स को इस्टेब्लिश इसके मेंबर्स को अपॉइंट करना है। फाइनेंस कमीशन को जो इस्टेब्लिश है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, ये फाइनेंसेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना उसमें गवर्नमेंट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है ना, ये क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, है ना, जो गवर्नमेंट को हेल्प करता है केसेस में, है ना, जो उस लाइक गवर्नमेंट के बिहाफ में सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो केसेस हैं ना, जो फाइल किए जाते हैं, वो लाइक PLI वगैरह जो सबमिट की जाती है ना, तो उसको डिफेंड करने का काम जो है वो किसका होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 5 मिनट का सीरीज़ में हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, लॉ ऑफिसर हैं ये, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी टर्म्स कंडीशंस वगैरह सब कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल क्या पार्लियामेंट के पार्ट है क्या, नहीं है, बट पार्लियामेंट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, चाहे वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स हो, चाहे राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स हो या फिर जॉइंट मीटिंग हो, इन सब में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, मतलब सब में
जब भी प्रोसीडिंग चल रहा है उसको वो अटेंड कर सकते हैं, बट वोट नहीं दे सकते ना, डिस्कशन को सुन सकते हैं बट वोटिंग नहीं कर सकते। देन और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपॉइंट कौन करता है इनको? कहाँ गया? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका क्या है कि बिल्कुल जैसा सुप्रीम कोर्ट का है, या तो हाई कोर्ट में जज हो 5 ईयर्स के लिए, या तो फिर एडवोकेट रहे हो 10 ईयर्स के लिए, और प्रेसिडेंट की नज़रों में एक अच्छे जूरिस्ट हो, है ना, उन्हें अपॉइंट कर देते हैं। दैन द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मैंशनड इन। और हाँ, इनको जो अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल को, है ना, वो किसके एडवाइस पर किया जाता है? पीएम के एडवाइस पर। अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मैंशनड इन, कौन सी लिस्ट में मैंशनड है? यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, या कॉन्करेंट लिस्ट में? पहले मुझे ये बताइए कि जो तीनों लिस्ट हैं ये कौन से स्केड्यूल में आती है? यस, स्केड्यूल 7, है ना, जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो ये स्केड्यूल जो है वो इंश्योर करता है। सो पंचायती राज कौन सी उसमें लिस्ट में मैंशनड है? स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसर्न कौन सा नहीं है? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसर्न कौन सा नहीं है? पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज या मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो पब्लिक हेल्थ का ध्यान तो रखेगी, सैनिटेशन का ध्यान रखेगी, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है ना, जैसे स्कूल्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब, तो कौन इसके अंडर नहीं है? पब्लिक ऑर्डर। ये किसका होता है? ये पुलिस का फंक्शन होता है ना। नेक्स्ट, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड। अब मनी बिल कहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में। उसके लिए भी पहले किसकी परमिशन लेनी होगी? प्रेसिडेंट की। मनी बिल को मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करते हैं? केवल और केवल स्पीकर। ठीक है, कहाँ पर केवल पेश किया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा की पावर्स इसमें काफ़ी लिमिटेड होती है। ठीक है, राज्यसभा को 14 डेज में एक्शन लेना पड़ता है अगर मनी बिल उनके पास आता है तो। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसा है? क्या फेडरल है, यूनिटरी है, पार्लियामेंट्री है? फेडरल है नेचर में बट यूनिटरी है स्पिरिट में। ओके, देखो फेडरल मतलब क्या होता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो, और दोनों के पास अपनी अपनी पावर हो, मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो और हर एक लेवल के पास अपनी अलग अलग पावर हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? फेडरल सिस्टम। यूनिटरी में क्या होता है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हो और सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हो, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है और लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है, तो ये होता है यूनिटरी। पार्लियामेंट्री क्या होता है? जहाँ पर लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिव को, है ना, सॉरी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेचर को रियल पावर पीएम के पास होती है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? फेडरल है नेचर में बट यूनिटरी है स्पिरिट में। ठीक है, मतलब कि क्या, वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल बनाया गया है, फेडरलिज्म के बेसिस पर बनाया गया है, बट कहीं कहीं कुछ इंस्टेंसेस में हमें यूनिटरी फीचर्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इमरजेंसी वगैरह डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता है? सारी पावर किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर जो है वो सस्पेंड हो जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है। एंड स्पेशली कौन सी इमरजेंसी? जब नेशनल वॉर वगैरह होती है या स्टेट इमरजेंसी लगा दिया तो भी पूरी पावर किसके पास चली जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कौन एक्शन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, हमने इमरजेंसी डिस्कस किया था कल। सो हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। और यदि इन्हें रिज़ाइन करना हो यानी जो रिमूवल है इनका, तो वो भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। बट इनके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होती है जिसको कि कहाँ से पास करवाना पड़ता है? लोकसभा और राज्यसभा से। प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। और प्रेसिडेंट को इम्पीच कब किया जाता है? केवल एक ही कंडीशन लिखी है, अगर वो वायलेट करे किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। बट इसका जो डेफिनेशन होगा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया है। ठीक है, नाउ हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं राज्यसभा के? तो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो वर्ड भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो भी कौन होंगे? एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो अपने आप ही वो चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के, है ना, तो उसको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं। तो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। द पीएम ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू होम? जो पीएम ऑफ इंडिया है वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मतलब अगर पीएम ऑफ इंडिया को आंसर करना है या अगर कोई उनसे क्वेश्चन कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? कैबिनेट कर सकती है? नहीं, कैबिनेट तो उनकी खुद की होती है। प्रेसिडेंट कर सकते हैं क्या? नहीं।
लोकसभा कर सकती है या राज्यसभा कर सकती है? सो लोकसभा कर सकती है ना, क्योंकि जो लाइक पीएम जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? लोकसभा के लिए। सो पीएम ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम? लोकसभा। और यही जो लाइक प्रोविज़न है ये क्या इंश्योर करता है हमारे यहाँ? पार्लियामेंट्री सिस्टम को, है ना, कि जहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको? लेजिस्लेचर का, एंड स्पेशली लेजिस्लेचर में क्या? लोकसभा। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के लिए मिनिमम एज क्या होगी? देखो अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी पूछा है, पार्लियामेंट के लिए मिनिमम एज। अब पार्लियामेंट में तो लोकसभा भी आ जाएंगी और राज्यसभा भी आ जाएंगे, है ना, और वैसे तो प्रेसिडेंट भी आ ही जाते हैं। तो मिनिमम क्या है? 25 है लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 35 है, प्रेसिडेंट के लिए 35 है। तो हमसे क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है मिनिमम एज। तो मिनिमम एज क्या है? एक तो 25 है, 30 और 35 है, इसमें सबसे कम कौन सा है? 25 है, तो 25 है होगा इसका आंसर, है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि पार्लियामेंट पूछा है तो हम लोकसभा की राज्यसभा किसको कंसीडर करें? दोनों को कंसीडर करो। मिनिमम पूछा है तो 25, अगर ये मैक्सिमम पूछ लेते तो हम 35 लगा देते, है ना। वट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जो रिटायरमेंट एज है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो वो क्या है? 65 है। यही हाई कोर्ट यदि पूछता तो क्या हो जाता है इसका आंसर? 62। Then, which of the following are listed among the directive principles in part 4th of the Indian Constitution? है तो डीपीएसपी कौन से में है? पार्ट 4th कौन से आर्टिकल? 36 से 51। तो कौन सी प्रोविजंस जो है वो डीपीएसपी में आते हैं? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है 44, है ना, 44 आर्टिकल में, स्मॉल फैमिली नॉर्म, एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, है ना। ये सारी चीज़ें हमने इसमें कुछ डिस्कस नहीं की। इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड। वोट ऑन अकाउंट इज मेड फॉर? अब वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट बनाया जाता है ताकि अप्रोप्रिएट कर सके हम फंड्स को पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बजट पहले क्या होता था, लाइक अभी तो हमने थोड़ा इम्प्रूव कर लिया है। बजट को पेश किया जाता था मार्च में, उसको पास वास कराने में अप्रैल और मई आ जाता था, है ना, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता था मार्च को ही। तो अब ये जो 1-1.5 महीने का जो टाइम बच रहा है ना, लाइक 1 से 2 महीने का ये जो टाइम बच रहा है, इसके बीच में पैसे को निकालना तो पड़ेगा, पैसा तो यूज़ करना पड़ेगा, बिना पैसे के कुछ काम हो नहीं सकता। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आप बिना पार्लियामेंट की परमिशन से जो फंड्स हैं उनसे पैसे नहीं निकाल सकते। इसीलिए अपने इन एक्सपेंडिचर्स को मैच करने के लिए, इन एक्सपेंडिचर्स के लिए गवर्नमेंट क्या करवाती थी? वोट ऑन अकाउंट जो है वो लाइक वोट ऑन अकाउंट के थ्रू पैसा निकालती थी, जिसमें कि वो अप्रोप्रिएट कुछ भी फंड्स लाइक जो थोड़ा बहुत अमाउंट है ना, वो निकाल लेती थी, और जिसकी वोटिंग वगैरह जो है वो बाद में हो जाती थी, है ना। तो वोट ऑन अकाउंट क्या है? अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट, मतलब पहले ही कुछ पैसा निकाल लेना जब तक कि बजट पास ना हो, उसके लिए वोट ऑन अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट को लाना पड़ता था। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन? जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है इंडिया में वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 26 नवंबर 1949 को। और ये हमारे कहाँ पर मेंशन किया है? प्रीएम्बल में मेंशन किया है हमने। प्रीएम्बल को हमने किससे लिया है? यूएसए से लिया है ना। प्रीएम्बल को हम क्या बोलते हैं? सो आइडेंटिटी कार्ड है ना, सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आइडेंटिटी कब इसको अमेंड किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, केवल एक ही बार अमेंड किया है। 3 वर्ड यूज़ करे थे, ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है। देन विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज़ नॉट अ मेंबर? अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं ना कि ऐसा कौन मेंबर है जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है बट उसका मेंबर नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट, वो तो मेंबर होते हैं, है ना, क्योंकि चेयरमैन है वो तो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग या इलेक्शन कमिश्नर? अभी हमने डिस्कस किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल में आते हैं? 76 में। देन चूज़ द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस, है ना, मतलब कि जो सिटीजन्स को अवेलेबल है बट जो कोई भी फॉरेनर्स वगैरह उनको अवेलेबल नहीं होते। ये भी हमने हमारे लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, है ना। कौन से आर्टिकल लाइक कौन से राइट्स जो हैं वो फॉरेनर्स को नहीं मिलते हैं वो हम देख लेते पहले। 15, 16, 19, 29 और 30, है ना। 15 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है ना, फ्रीडम की, राइट टू फ्रीडम यहाँ लिखिए, हम यहाँ लिखते हैं ना, राइट टू फ्रीडम। और 29 और 30 किससे डील करता है? माइनॉरिटी से। चलो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, तो ये नॉट टू एलियंस, मतलब ये ओके।
ऐसे राइट्स जो हमारे पास हैं बट सिटीजन्स के पास एलियंस के पास नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केवल हमारे पास है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब ये तो 14 आर्टिकल है, 14 है क्या या नहीं है, मतलब ये तो दोनों का अवेलेबल होता है। तो देखो आंसर देखो, फर्स्ट यहाँ भी है, फर्स्ट यहाँ भी है ना, बट यहाँ पर सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड है, तो ये तो गलत हो गया। और फर्स्ट तो होगा ही होगा, अब फर्स्ट में थर्ड है या फोर्थ है ये हमको चेक करना है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ है ना, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी केवल किसके पास है, सिटीजन्स के पास है, फॉरेनर्स के पास नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, थर्ड, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, यस फर्स्ट एंड थर्ड ईयर। ठीक है, आगे समझ में, इसका आंसर क्या होगा, राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये केवल इंडियन सिटीजन्स के पास होते हैं, जो भी फॉरेनर्स होते हैं ना उनके पास, हमारे यहाँ उनके पास ये राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। A seat of MP can be declared vacant if he absent himself from the house for a continuous period of, मतलब किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कब हटाया जा सकता है ना, अगर वो कंटिन्यूस पीरियड में नहीं आ रहा है तो कितने टाइम तक नहीं आ रहा है, तो 6 मंथ तक। मान लो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 6 महीने से आया ही नहीं है, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, तो उसे उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। नाउ क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजॉरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर हमें कोई स्टेट जो है वो क्रिएट करना है तो उसके अगर हमें कोई स्टेट जो है वो क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें किस मेजॉरिटी की ज़रूरत होगी। ओके, सो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट की बातें कर रहे हैं, तो ये जो लाइक क्रिएशन ऑफ स्टेट्स वगैरह जो है वो किस आर्टिकल से डील करते हैं, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 2 में हम न्यू स्टेट्स को क्रिएट करते हैं, या उसके बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उन्हीं को हम लाइक 2 स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना दिया, या एक स्टेट को तोड़कर 2 स्टेट बना दिए, या एक स्टेट और यूटी को मिलाकर एक स्टेट बना दिया। तो इस तरह का जो इंटरनल एडजस्टमेंट होता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स का, वो किस में आता है, आर्टिकल 3 में। और अगर हम पूरा नया स्टेट बना रहे हैं तो आर्टिकल 2 में, है ना, जो हमारे स्टेट लाइक हमारे पहले पार्ट नहीं था बट अभी पार्ट है, तो वो न्यू स्टेट। और आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि इसके लिए आपको कोई स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर कि अगर आपको न्यू स्टेट क्रिएट करना है तो आपको किस तरह की मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ओके, आया समझ में, किस आर्टिकल से डील करता है, अगर स्टेट को हमें फॉर्म करना है या मॉडिफाई करना है तो 2, 3, 4। आर्टिकल 2 में हम बिल्कुल नया स्टेट जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसे कोई टेरिटरी है जिसको इंडिया ने जीत लिया हो या अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लिया हो, है ना। देन आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि हमारे पास स्टेट पहले से ही है, बस उसको तोड़ मरोड़ कर हम या तो नया स्टेट बना रहे हैं या 2 स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना रहे हैं, है ना। एंड देन आर्टिकल 4 किससे डील करता है कि इन दोनों के करने के लिए आपको किसी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। Now next question. The expression socialist was introduced in the preamble of the Indian Constitution by which amendment? ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना, कि जो सोशलिस्ट है तो प्रियम्बल को केवल एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो कौन से एक्ट में किया गया है, केवल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 44th अमेंडमेंट में हमने क्या किया था, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया था। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर्स, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किस तरह से अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उनके पास रियल पावर तो होती नहीं है ना। तो या तो वो डायरेक्टली कर लेते हैं, है ना, उनकी पावर्स का यूज़, या तो फिर थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, या तो फिर जो ऑफिसर्स उनके नीचे हैं उनके थ्रू उनकी एक्शंस जो है उनकी जो भी पावर्स है उसको यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते हैं तो वो उनके बिहाफ पर किए जाते हैं, बट कर कौन रहा है, पीएम। तो वो एक्चुअली में क्या है, उनके लोगों ऑफिसर लाइक सबसे ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट, सेकंड रैंक में कौन है, लाइक फॉर जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के मान लेते हैं पीएम है, तो एक्शन तो पीएम ले रहे हैं बट किसके नाम पर है, प्रेसिडेंट के। तो कई बार प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, या कई बार इनडायरेक्टली उनके ऑफिसर्स के थ्रू उनकी पावर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, देन द राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, तो राज्यसभा में हमने पढ़ा है कितने मेंबर्स होते हैं, 252, जिसमें 238 जो है वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट्स के, एंड देन 12 मेंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। नहीं 252 नहीं, सॉरी 250, है ना, कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स, जिसमें से 12 मेंबर्स जो है वो कौन नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट। Now, 26 जनवरी was selected as the date for the inauguration of the Constitution because 26 जनवरी को हमने क्यों डिसाइड किया था कि हम इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इनोग्रेट करेंगे, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही। ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि इस डेट का हमारे
हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस था। यस, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930, है ना। और कौन सा सेशन था, किस में डिसाइड किया था हमने ये, लाहौर सेशन में, जिसको किसने लीड किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज़ नॉट करेक्ट। अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, नॉट ध्यान रखना है ना, नॉट ध्यान रखना है। द राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर्स, यस, है ना, क्योंकि सारी पावर तो लोकसभा के पास ही है। बिल पेश हम कहाँ कर सकते हैं, लोकसभा में। लोकसभा में कुछ चेंजेस लाइक बिल में कुछ चेंजेस करना है तो वो लोकसभा ही कर सकता है। देन उसके बाद अगर हाँ कोई सा वो बिल मनी बिल है या नहीं है वो भी लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करेंगे। सो पावरलेस होता है राज्यसभा इन टर्म्स ऑफ मनी मैटर्स। मनी बिल्स ओरिजिनेट इन द राज्यसभा, क्या मनी बिल्स को ओरिजिनेट कर सकते हैं हम राज्यसभा में, नो। मनी बिल केवल ओरिजिनेट कहाँ पर होता है, लोकसभा में, तो ये गलत हो गया। द राज्यसभा हैज़ टू पास बिल विद इन 14 days आफ्टर दे आर पास्ड बाय द लोकसभा, यस। द राज्यसभा, और अगर उन्होंने 14 days में कुछ भी नहीं बोला तो बिल को अपने आप ही पास मान दिया जाएगा। द राज्यसभा में पास और रिटर्न द मनी बिल विद सम रिकमेंडेशन टू द लोकसभा। जो राज्यसभा है वो पास या रिटर्न कर सकता है मनी बिल को विद सम रिकमेंडेशन टू द लोकसभा, मतलब वो पास या रिटर्न मनी बिल को कर सकता है, पर वो एक ही बार कर सकता है ना, अगेन एंड अगेन मतलब नहीं कर सकते। और वो भी ऐसा नहीं है कि लाइक मैंडेटरी है लोकसभा को उस पर एक्शन लेना, ठीक है। वो कुछ सजेशंस दे सकते हैं बट रिटर्न या खुद ही पास ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मनी बिल्स ओरिजिनेट इन द राज्यसभा, नो, इट ओरिजिनेट्स ओनली इन लोकसभा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके सॉरी, है ना, हाँ देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, द राज्यसभा में पास और रिटर्न द मनी बिल विद सम रिकमेंडेशन टू द लोकसभा, यस, है ना, कि राज्यसभा पास या रिटर्न कर सकते हैं मनी बिल को कुछ रिकमेंडेशंस के लिए। अब इन सजेशंस को मानना या ना मानना है किसके पास है, लोकसभा के पास है। तो ये हमारा क्या आंसर सही है, मनी बिल ओरिजिनेट इन द राज्यसभा, नो, केवल लोकसभा में, और इसको एक्शन कितने दिनों में लेना पड़ता है, 14 days में। मनी मैटर्स में ज़्यादा पावरफुल कौन है, राज्यसभा। Now, which of the following rights conferred by the Constitution of India is also available to non-citizens? देखो फिर से रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन कि ऐसे राइट्स जो केवल कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है, सिटीजन्स को, और नॉन सिटीजन्स को नहीं दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, है ना, मतलब कि ऐसे राइट्स जो सिटीजन्स के पास भी हैं और जो नॉन सिटीजन्स के पास भी हैं। ओके, तो कौन कौन से हम पहले देख लेते हैं जो सिटीजन्स के पास ही हैं और नॉन सिटीजन्स के पास नहीं है। तो 15, 16, 19, 29 एंड 30 पहले ही लिख लो। अब देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ तो 32 में आता है, मतलब ये सिटीजन्स के पास भी है और नॉन सिटीजन्स के पास भी। फ्रीडम टू स्पीच 19 में आता है, मतलब ये केवल सिटीजन के पास है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमको क्या पूछा है, दोनों के पास होने चाहिए। फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री, ये भी 19 का पार्ट है। राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये भी किसका पार्ट है, 19 का। तो केवल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी मतलब नहीं, ये 19 का नहीं है, बट ये नॉन सिटीजन्स के पास भी होता है ना, जो राइट टू प्रॉपर्टी हम डील करते थे उससे ये थोड़ा बहुत कहीं रिलेट करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, जो कि कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर ने क्या बोला है, सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, सोल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का और हार्ट है। नाउ नेशनल इमरजेंसी में भी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लाइन विद, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कब डिक्लेयर कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है ये, आर्टिकल 352। और ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे वो कौन सी इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी दो तरह से लगाई जाती है, या तो एक्सटर्नल रीज़न क्या होगा, वॉर हो जाए, इंटरनल रीज़न क्या होगा, इंटरनल रिबेलियन हो जाए, है ना, कुछ अंदर डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाए, ऐसे लाइक होती है ना लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती है, कम्युनल रियट्स वगैरह हो जाते हैं वो। देन सेकेंड इमरजेंसी कौन सी होती है, 356 में स्टेट इमरजेंसी, या इसी को हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। और फिर 360 जिसमें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट गवर्नमेंट के कौन होंगे, गवर्नर। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यदि पूछें तो प्रेसिडेंट, और यहाँ पर कौन होंगे, गवर्नर। अ बिल पास्ड इन पार्लियामेंट बिकम्स एन एक्ट आफ्टर। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो बिल है वो प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, तो वो एक्ट कब बनेगा। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं लोकसभा में पेश किया है तो लोकसभा पास करे, राज्यसभा में भेजेगी, अगर राज्यसभा पास कर दे फिर जाता है वो प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देता है अपना, तब फाइनली वो बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो लास्ट प्रोसीजर क्या है, प्रेसिडेंट।
इट इज़ पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। अब दोनों हाउस ने पास कर दिया तो वो एक्ट नहीं बन सकता जब तक कि प्रेसिडेंट साइन ना करे, तो ये तो नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ साइंड इट, तो प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड इट टू बी विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, नो। क्या होगा इसका, द प्रेसिडेंट हैज़ गिवन इज असेंट, है ना। ये चीज़ कब आती है, जब एक्ट बन जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पर इन्वॉल्वमेंट आता है, बट लास्ट असेंट अगर प्रेसिडेंट का मिल जाए तो वो एक्ट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा इज, हमारी जो राज्यसभा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डिजॉल्व आफ्टर 2 years, नहीं। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है जो कभी डिजॉल्व नहीं होता है, तो डिजॉल्व का तो क्वेश्चन आएगा नहीं। इज डिजॉल्व, नो। इज डिजॉल्व, नो। इट्स इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ठीक है। 39, अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, तो रेजिग्नेशन भी किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंटमेंट करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। कितनी एज होती है इनकी मैक्सिमम, लाइक जब इनको रिटायरमेंट हो जाता है तो 62 years, है ना। टर्म कुछ डिफाइन नहीं है, बट मैक्सिमम 62 years तक के ऑफिस में रह सकते हैं। एज ए नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देखो अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल। देखिए जो हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं, है ना। बीपीएससी ने जो एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं उन्हीं के। सो आप देख रहे हैं कि एक ही तरह के क्वेश्चन को वो कितने अलग अलग फॉर्मेट्स में पूछ रहे हैं, तो आपके थोड़े बेसिक क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स के सराउंड्स ही हैं, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ ऐसे टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं। फंडामेंटल, देखो फिर से आ गया रिपीटेटिव क्वेश्चन, कल भी हमने ये डील किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया था, सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी क्या, तो नहीं थी, ठीक है। देन उसके बाद कौन से आर्टिकल से हम डील करते हैं, आर्टिकल 51A, और कौन सा पार्ट है, 4th A, ओके। एंड वन मोर थिंग, ओके इतना काफ़ी है ना। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4th A में कौन होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं, ओके। नाउ इन विच हाउस इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, मतलब किस हाउस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो उस हाउस का मेंबर नहीं होता है, तो कौन होते हैं वो, राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं वो, है ना। क्योंकि राज्यसभा में जो स्पीकर होते हैं वो तो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी एक को इलेक्शन के बेसिस पर इलेक्ट कर लिया जाता है। इलेक्शन डेट स्पीकर की कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट हु ऑफिशिएट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर मान लो प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, तो फिर उनका जो पोजीशन है ना, या उनका जो चेयर है वो कौन हैंडल कर सकता है, एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस केस में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को निभाएंगे। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, अब प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट के लिए हमने 3 कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। 1/4 जिसने चार्जेस लगाए हैं जिस हाउस ने, उसमें उस हाउस के 1/4 मेंबर्स का लाइक 1/4 मेंबर्स उस चार्जेस को सपोर्ट करने चाहिए। 14 days का नोटिस प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा इम्पीचमेंट मोशन को प्रेजेंट करने के पहले, एंड देन 2/3 मेजॉरिटी से उसको आपको पास करवाना पड़ेगा। अगर 2/3 मेजॉरिटी है या उससे ज़्यादा मेजॉरिटी है और अगर इम्पीचमेंट मोशन पास हो गया तभी उस कंडीशन में प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। अभी तक इंडियन हिस्ट्री में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया है, ओके। तो और यही सेम हाउस लोकसभा में अगर पेश किया है पहले तो लोकसभा में होगी, फिर राज्यसभा में होगी, और अगर राज्यसभा भी पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को फाइनली इम्पीच कर दिया जाता है। सो किन टर्म्स में बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच किया सकता है, लोकसभा नहीं, केवल लोकसभा नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो रोल ही नहीं है, पीएम का रोल है नहीं, बाय द पार्लियामेंट, ओके, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगी। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, अभी हम देख कर आ रहे हैं कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, 12 मेंबर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस, देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन के इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, प्रेसिडेंट के।
वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो, और इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके जो इलेक्शन है वो भी कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है? पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन? पंचायत इलेक्शन का डिसीजन जो है वो कौन लेता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, कि कौन सी डेट पर कब पंचायत इलेक्शंस करवाने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज सेड टू बी अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मतलब इस अमेंडमेंट एक्ट में हमने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 42nd। ओके, 42nd प्रियम्बल को आपको याद रखना है। 42nd में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने ऐड की हैं। ओके, ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच इज़ द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड? लाइक 73rd संशोधन एक्ट जो है ना, वो किससे रिलेटेड है? तो 73rd किससे रिलेटेड है? पंचायती राज एक्ट से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कौन सा रिलेटेड है? 74th। पंचायती राज कौन से स्केड्यूल में आते हैं? 11th स्केड्यूल में। म्यूनसिपैलिटीज़ कौन से स्केड्यूल में आती हैं? स्केड्यूल 12 में। ओके, now next question. In which amendment were the words social secular social secular unity and integrity of the nation added to the constitution of India? अभी हमने डिस्कस किया 42nd है ना, और केवल एकमात्र अमेंडमेंट है जो प्रियम्बल में किया गया है। Recommendations to the President of India on the specific union state fiscal relation made by the, देखो रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन मतलब कि क्या होता है? फाइनेंसेस वगैरह से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल रिलेशंस वगैरह पर केवल और केवल जो सिफारिश है या सजेशंस जो है वो कौन दे सकता है? फाइनेंस कमीशन। कैसा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कि क्या होता है? ऐसी बॉडीज जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसका डेफिनेशन है, उनको डिफाइन किया गया है ना। तो ये कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया है? आर्टिकल 280 में। ठीक है, जैसे अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में हमने कोई सी एक्ट या किसी लॉ के बेसिस पर किसी बॉडी को बनाया है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएंगी, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने बनाया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका डेफिनेशन बाकायदा आर्टिकल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो प्रेसिडेंट को जो भी यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशंस हैं उन पर रिकमेंडेशंस वगैरह दे सकता है। ओके, सो आई थिंक हमने द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय, मतलब जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया है वो सबसे पहले किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? एम.एन. रॉय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर आईएनसी डिमांडेड फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? मतलब ऑफिशियली आईएनसी ने कब इस डिमांड को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए? सो उन्होंने कब एक्सेप्ट किया था? 1935 में। ओके, हम थोड़ा इसको स्पीडली करेंगे क्योंकि ज़्यादा जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझेंगे, और जहाँ हमें ज़रूरत नहीं होगी वहाँ हम सीधा सीधा लाइक जस्ट आंसर चेक करके मूव करेंगे। ओके, under which declaration or offer British government finally accepted the demand of INC for the establishment of constituent assembly? Okay, so किस ऑफर के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था कि ओके नाउ इंडियंस को अलाउ किया जाएगा कि वो अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ओके, तो क्या कैबिनेट मिशन था, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या मॉर्ले मिंटे रिफॉर्म? यस, क्या होगा इसका आंसर? अगस्त ऑफर। ओके, यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट पॉलिटिका नहीं देखा है तो आप जस्ट गो एंड वॉच आवर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। अगर आप उस पार्ट को बहुत ही अच्छे से देखते हैं एंड देन उसके बाद ये सीरीज़ अटेंड करते हैं तो बिलीव में 50% पॉलिटी आपका कवर हो जाएगा। एंड 50% पॉलिटी को कवर करना डैट मीन्स व्हाट, 4 to 5 क्वेश्चंस आपके होंगे एग्जाम में। ठीक है, सो ये पूरा हमने किस तरह से कंस्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में आता है वो डिस्कस किया है ना। जस्ट टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ दिस। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कौन रखता है? 1934 में एम.एन. रॉय, ये हमने हमारे लेक्चर में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ओके, देन उसके बाद 1935 में कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करती है ऑफिशियली, एंड अगस्त ऑफर के थ्रू ब्रिटिशर्स जो है वो हमारी डिमांड को फाइनली एग्री कर लेते हैं और हमें परमिशन मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने की। ओके, सो व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389। ओके, कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 389। अभी जो मेंबर्स थे वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चूज़ किए गए थे हमने डिस्कस किया था। इसमें जो मेंबर्स हैं वो पार्टली
इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, मतलब कुछ मेंबर्स इसमें इलेक्टेड थे और कुछ मेंबर्स इसमें नॉमिनेटेड थे. ओके, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. यहाँ पर थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा. यहाँ क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाता हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर हमारा क्या हो जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग? मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया तो उसका पहला मीटिंग कौन सी डेट को हुआ था? सो 9 दिसंबर 1946. ओके, अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. केयरफुली विथ अलर्ट आपको ये सुनना है. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को. ठीक है, जिसमें कि प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. अभी हमने डिस्कस किया. सेकेंड मीटिंग हुआ था इसका 11 दिसंबर 1946, जिसमें कि इलेक्शन के बाद हमने राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली प्रेसिडेंट जो है वो चूज़ कर लिया था या इलेक्ट कर लिया था. ठीक है. देन 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है. किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. कब? 13 दिसंबर 1946. और आगे जाके यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसे किस फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया? प्रीएम्बल के फॉर्म में. यस. अगर जिन बच्चों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा है उनके लिए आई थिंक ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे, है ना. यस. एक और चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चंस लाइक एग्जाम में हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और सिली मिस्टेक्स कर देते हैं. जैसे कि देखो यहाँ लिखा है 9 दिसंबर 1946, यहाँ पर भी लिखा है 9 दिसंबर 1947. तो कई बार एग्जाम में क्या होता है, बस हम ये 9 दिसंबर देख के फटाफट टिक करने के चक्कर में गलत टिक कर देते हो. क्या तो पूरा अच्छी से शांति से पढ़ना है, देन उसके बाद ही टिक करना है, क्योंकि कई क्वेश्चंस हम सिली मिस्टेक्स के कारण मिस कर देते हैं, ना कि हमें पता नहीं होने के कारण. ओके, और वही जो सिली मिस्टेक्स हैं वही हमारी रैंक को गिरा भी सकती है या बचा भी सकती है. ओके. सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, अभी हमने डिस्कस किया किसने मूव किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू ने. कब इसको मूव किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना, इसका मेन काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना. इसके जो हेड है वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर. सो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर. वैन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को. ठीक है. और यस, नेशनल फ्लैग तो हमने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को. अब नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ये दोनों हमने अडॉप्ट किए हैं 24 जनवरी 1950 को. ठीक है, मतलब रिपब्लिक डे के जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950. और नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया है हमने? 22 जुलाई 1947. क्योंकि फ्लैग तो हमें चाहिए ना, जैसे इंडिपेंडेंस मिली वैसे फ्लैग. तो आप इस तरह से लिंक करके भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले फ्लैग को चूज़ किया कब? 22 जुलाई 1947 को, है ना. एंड देन उसके बाद हमने फिर क्या, फ्लैग हो गया डिसाइड. अब हमें सॉन्ग डिसाइड करना है, एंथम डिसाइड करना है. तो वो हमने कब किया? 24 जनवरी 1950. नाउ बाय विच अमेंडमेंट एक्ट प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड? ये हमने हमारे लेक्चर में बहुत ही अच्छी से डिस्कस किया था. प्रीएम्बल को केवल एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसके थ्रू हमने क्या चेंजेस किए थे प्रीएम्बल में? यस, 3 वर्ड्स हमने ऐड किए थे. कौन से 3 वर्ड्स थे वो? जिन्होंने हमारा क्लास देखा है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. ये आपको याद रखना है. ओके, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स हमने ऐड किए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. ओके. नाउ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम डिस्कस करते हैं. देखिए इस सीरीज़ में मैंने जो ऑप्शंस हैं वो भी इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि आपको एक क्वेश्चन में
4 क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करने को मिल जाए, ठीक है। और अगेन एंड अगेन रिपीटेटिवली यदि हम सेम चीज़ें सुनते रहेंगे तो हमें अपने आप ही चीज़ें लर्न हो जाएंगी, है ना। जैसे जस्ट अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश किया गया था, है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को कौन सा राइट बना दिया है हमने अभी, लीगल राइट। अभी फंडामेंटल राइट है क्या, नहीं, लीगल राइट जो किसके पास है, सभी पर्सन्स के पास। फंडामेंटल राइट केवल सिटीजन्स को मिलते हैं, है ना। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन नहीं है उसे भी मिलते हैं, बट राइट टू प्रॉपर्टी अभी एट प्रेजेंट क्या है, लीगल राइट, ठीक है। देन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या किसी को याद आ रहा है कहाँ हमने डिस्कस किया था। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो काउंसिल ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये मैंडेटरी करता है प्रेसिडेंट के लिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए आता है, मतलब सिग्नेचर के लिए आता है, तो प्रेसिडेंट उसे डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है, वोटिंग एज से, है ना, कि वोटिंग एज को 21 से 18 रिड्यूस किया गया था, कौन से एक्ट के थ्रू, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। नाउ प्रीएम्बल हैज़ बीन बॉर्डर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्डर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो प्रीएम्बल हमने कौन सी कंट्री से लिया है, यूएसए से लिया है, ओके। देन देश इज कॉल्ड मग्नकर्ता ऑफ इंडिया। मग्नकर्ता ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। डीपीएसपी को हम क्या बोलते हैं, नॉवेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और नॉवेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी को किसने बोला है, अंबेडकर ने बोला है, ठीक है। प्रीएम्बल क्या है, कॉन्साइंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ओके। नाउ नेक्स्ट, विच आर्टिकल कवर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ओके। आर्टिकल 15 में क्या डिस्कस किया है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। 16 में क्या डिस्कस किया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। 16 में क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और 18 में क्या दिया हुआ है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नाउ बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था, कौन सा एक्ट था, अभी हमने डिस्कस किया थोड़े टाइम पहले ही, यस, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, अब तो लर्न हो जाना चाहिए आपको, प्रीएम्बल, ओके। और एक और चीज़ क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया है। 86th किससे रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन, है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड 61st, ये देखो इसको लर्न करने का तरीका है, 6 लिखा है, इसको 2 लिख दो, 21 हो जाएगा, मतलब वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया था 21 से 18, है ना। कुछ भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो लर्न करने के लिए। हु कॉल्ड डीपीएसपी एज द नॉवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया, किसने कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने। नेहरू जी ने क्या पास किया था, पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बाद में क्या बन जाता है, प्रीएम्बल। एम.एन. रॉय हमने कहाँ पढ़ा अभी, यस, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने। और राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया था, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कब चुना था, 11 दिसंबर को। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर को। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पेश किया गया था नेहरू जी के द्वारा, 13 दिसंबर, ठीक है। इस तरह से फैक्ट्स को लिंक करते हुए चलना है, जितना लिंक करना सीखोगे उतना जल्दी आपको चीज़ें याद हो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बॉर्डर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, प्रीएम्बल अभी हमने डिस्कस किया, कौन से कंट्री से लिया है, यूएसए से। फंडामेंटल राइट्स भी हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों ही हमने यूएसए से लिए हैं। विच आर्टिकल कवर यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो
कौन से आर्टिकल में आता है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस, आर्टिकल 44 में क्या आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। 39A में क्या आता है? फ्री लीगल एड, है ना, जो भी पुअर सेक्शन है सोसाइटी का उसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना, है ना। ये सारे आर्टिकल्स किसके हैं? DPSP के हैं। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 44, देन आर्टिकल 41 राइट टू वर्क की बातें करता है, ठीक है, राइट टू वर्क। और आर्टिकल 6 में अभी हमने देखा किसकी बात करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यस। नाउ नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार हमें एग्जाम में सडनली क्लिक नहीं होता है। सो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है जुडिशरी को सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? DPSP, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने डिस्कस किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस एक्ट के थ्रू एक और चीज़ हमने क्या की थी? प्रीएम्बल को अमेंड किया था। 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। 24th प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो उसको असेंट देना। 44th के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी और 86th के थ्रू राइट टू एजुकेशन, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा, इतने टाइम हमने रिवाइज कर लिया है। ऑन विच कमिटीज रिकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो स्वरण सिंह कमेटी, ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट? 42nd। कौन से आर्टिकल में? 51A। और कौन से पार्ट में? 4th A, ठीक है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे पास? 11। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18? अभी जस्ट हम डिस्कस करके आ रहे हैं, 6 को 2 बना दो, ये 6 है, इसको 2 बना दो, ठीक है। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके। अब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट मूव, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय, यस, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो डेट है इलेक्शन ऑफ स्पीकर वो कौन फिक्स करता है? जो डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर है वो कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट, राइट, ओके। स्पीकर क्या होता है? प्रिसाइड करता है लोकसभा के सेशन को, ओके। कैसे चूज़ करके आता है? जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उसमें से इलेक्शन के थ्रू किसी एक मेंबर को क्या बना दिया जाता है? स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है। 2 स्पेशल पावर पड़ी थी हमने स्पीकर की, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं होती है। कौन सी 2 स्पेशल पावर्स थी? एक मनी बिल, है ना, कोई सा भी बिल मनी बिल होगा या नहीं वो कौन बताता है? स्पीकर। और एक और क्या पढ़ा था हमने? जॉइंट सिटिंग यदि होती है तो उसको हमेशा प्रिसाइड कौन करेंगे? स्पीकर करेंगे। अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, बट चेयरमैन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर जो है ना, न्यू असेंबली बना, उसमें स्पीकर को इलेक्ट करना है, तो उसका जो डेट है वो कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। नाउ डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेगा? स्पीकर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, स्पीकर की इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट। और डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन की स्पीकर। थोड़ा इसको लॉजिकली भी याद कर सकते हो। देखो न्यू असेंबली मिला तो स्पीकर तो अभी हमारे पास है ही नहीं, तो डेट कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। बट जब हम एक बार स्पीकर इलेक्ट कर लेंगे तो हाउस का जो पूरा मैनेजमेंट है वो किसके पास है? स्पीकर के पास है। तो इसीलिए डेप्यूटी स्पीकर की इलेक्शन डेट कौन फिक्स करेगा? स्पीकर करेगा, ठीक है। नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ कम्स अंडर विच स्केड्यूल? सो एंटी डिफेक्शन लॉ किस स्केड्यूल के अंदर आता है? 10th स्केड्यूल। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? जिसमें कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है ना, जिससे कि वो इलेक्ट हुआ है, तो उसका जो सीट है वो लोकसभा में या राज्यसभा में जहाँ भी हो उसका सीट जो है वो चला जाएगा, ठीक है। नाउ 27, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? अभी हमने डिस्कस किया, कौन है? यस, स्पीकर, है ना। और ये स्पेशल पावर होती है स्पीकर के पास। स्पीकर गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू, स्पीकर को यदि रिज़ाइन करना है तो वो अपना लेटर किसको देता है? डेप्यूटी स्पीकर को, है ना। ये हमने हमारी क्लास में भी डिस्कस किया था। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है डेप्यूटी स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है स्पीकर को, ठीक है। नाउ मनी बिल कम्स अंडर विच आर्टिकल? जो मनी बिल है वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 110, ओके। मनी बिल को पास करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है।
मनी बिल के रिगार्ड्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? लोकसभा। क्यों? क्योंकि मनी बिल जो है वो केवल कहाँ पर पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर, मतलब पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रेसिडेंट की, तभी लोकसभा में मनी बिल को पेश किया जा सकता है। मनी बिल को कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। ओके, आर्टिकल 110 में मनी बिल आता है। प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू, अब अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन हमारे फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन करता है? यस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, ये मैंने बताया था। ग्रांटर ऑफ फंडामेंटल राइट भी हम सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं। ठीक है। नाउ विच आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इसमें से कौन से फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के? सो इंडिया में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक और कौन सा इसके अपोजिट होता है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, जो यूएसए वगैरह में है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो आंसर कौन सा होगा इसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को। ये इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ठीक है, मतलब कि क्या, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए। मतलब अगर लेजिस्लेचर कुछ क्वेश्चंस वगैरह करता है तो एग्जीक्यूटिव को वहाँ पर आंसर देना होगा। ठीक है, ये कौन इंश्योर करता है? कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। Now the government of India has established नीति आयोग to replace, नीति आयोग को इस्टेब्लिश करके हमने कौन से बॉडी को रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको किसको रिप्लेस करके इस्टेब्लिश किया गया है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है। नाउ द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एनश्राइंड इन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से पार्ट में हम वेलफेयर स्टेट की बातें करते हैं? कौन सा पार्ट है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। ये क्या है? गाइडलाइंस है स्टेट के लिए, जो कि स्टेट को फॉलो करनी पड़ती है जब भी वो पॉलिसी का फॉर्मेशन करे। और मेन ऑब्जेक्टिव जो स्टेट का पॉलिसी फॉर्मेशन करने के समय क्या होना चाहिए? वेलफेयर स्टेट, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके स्टेट के लोगों का। ओके, सो DPSP ये इंश्योर करता है। नाउ इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन, कहाँ पर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में? प्रियम्बल में। ठीक है, और एक और जगह हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं प्रियम्बल के अलावा DPSP में। ठीक है, तो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पर मैंशनड है? प्रियम्बल में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, अभी हमने डिस्कस किया है ना, मतलब क्या फंडामेंटल चीज़ें हैं जो गवर्नेंस के टाइम पर हमें ध्यान रखनी होगी, है ना, मतलब गवर्नमेंट को ध्यान रखनी होगी। तो वो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो कहाँ पर मैंशनड है? DPSP में। ठीक है। Which one of the following is responsible for the preparation and presentation of union budget to the parliament, मतलब जो बजट की पूरी प्रिपरेशन होती है इसको पूरा फाइनलाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, या फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो बजट प्रिपरेशन का में इसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। Who led the recommendation made by the Finance Commission before the Parliament, मतलब जो भी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट होगी वो फाइनेंस कमीशन किसको देता है और जो फिर क्या करता है? पार्लियामेंट में पेश करता है तो प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट अपनी रिपोर्ट कहाँ पर पेश करते हैं? फिर पार्लियामेंट में। ठीक है, मतलब फाइनेंस कमीशन डायरेक्टली नहीं जाते हैं, प्रेसिडेंट रिपोर्ट लेकर जाते हैं। विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरियाज इन सेवरल स्टेट्स, कौन सा स्केड्यूल है जहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ स्टेट्स को रेगुलेट करने के लिए? 5th स्केड्यूल। ठीक है, 6th स्केड्यूल में हम किसकी बातें करते हैं? ट्राइबल एरियाज की। ओके, 3rd स्केड्यूल में हम किसकी बातें करते हैं? ओथ और अफर्मेशन, है ना, ओथ वगैरह की बातें जो है वो कहाँ पर लिखी हुई है? 3rd स्केड्यूल में। बट यहाँ पर हम किसको कवर नहीं करते हैं? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, तो ये आपको याद रखना है।
अगर क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट का ऑथ ऑथ और अफर्मेशन का जो प्रोसीजर होता है क्या वो थर्ड स्केड्यूल में कवर किया जाता है, तो नहीं. देन फोर्थ स्केड्यूल किससे रिलेटेड है, राज्यसभा में सीट्स को अलोकेट करने से रिलेटेड. एंड सेवन्थ स्केड्यूल जो है वो किसके बारे में बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, है ना. किसके बेसिस पर, 3 लिस्ट के बेसिस पर. कौन सी वो 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है. अरेंज द प्रोसीजर ऑफ पासिंग बजट इन पार्लियामेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो बजट का पूरा प्रोसीजर होता है ना, तो वो क्या होता है, उसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है. देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट. प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है, जनरल डिस्कशन. ठीक है. जनरल डिस्कशन के बाद थर्ड नंबर पे क्या होता है, स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी कौन करता है, जितनी भी डिपार्टमेंटल कमिटीज़ बनाई जाती हैं वो स्क्रूटिनी करती हैं. ठीक है. स्क्रूटिनी करने के बाद क्या होता है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, है ना. हर एक ग्रांट्स पर वोटिंग होता है, सॉरी हर एक डिमांड पर वोटिंग होता है. और जब डिमांड डिमांड जो है वो पास हो जाती है वोटिंग के थ्रू, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ग्रांट्स में. देन उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल, देन उसके बाद फाइनेंस बिल. ओके. तो क्या होगा नंबर, जनरल डिस्कशन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जनरल डिस्कशन नंबर 1. देन उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट 2, अप्रोप्रिएशन बिल 3 एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल 4. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग एमरजेंसी हैज़ नॉट बीन मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो 3 टाइप्स की एमरजेंसीज मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना. नेशनल एमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है, 352. स्टेट एमरजेंसी 356 एंड फाइनेंशियल एमरजेंसी 360. ओके. क्लाइमेट एमरजेंसी है क्या, नहीं. तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइमेट एमरजेंसी. नाउ स्टेट एमरजेंसी इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल. स्टेट एमरजेंसी को किस आर्टिकल के अंडर कवर किया गया है, अभी हमने डिस्कस किया, 356 के अंडर डिस्कस किया जाता है. ठीक है. 52 में कौन सी एमरजेंसी है, नेशनल एमरजेंसी. 360 में कौन सी एमरजेंसी है, फाइनेंशियल एमरजेंसी. ऑन विच ग्राउंड स्टेट एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड. अब स्टेट एमरजेंसी जो है वो किन ग्राउंड्स पर डिक्लेयर की जाती है. फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, नो. फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ सेंटर, ओके. फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यस. इन दोनों कंडीशंस में स्टेट एमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है. देखो स्टेट एमरजेंसी कब डिक्लेयर करता है, कब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना कर रहा हो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही हो उस कंडीशन में. या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि सेंटर कोई डायरेक्शंस दे रहा है स्टेट को परफॉर्म करने के लिए, बट स्टेट उन डायरेक्शंस को फुलफिल नहीं कर रहा है. ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल कि सेंटर ने सेंट्रल लिस्ट के में कोई सब्जेक्ट था उस पर अपना लॉ बनाया, बट स्टेट उन लॉ को फॉलो करना नहीं चाहता है ना. तो उस कंडीशंस में डिस्प्यूट्स होंगे और कई अगर डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो स्टेट एमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया जाता है. ओके. नाउ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985. ठीक है. कौन सा स्केड्यूल ऐड किया है हमने, 10th स्केड्यूल. इसमें किसके बारे में बात की गई है, डिफेक्शन से रिलेटेड. और डिफेक्शन के बेसिस पर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, अगर लोकसभा है तो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर. और अगर राज्यसभा है तो कौन डिसाइड करेंगे, चेयरमैन. ठीक है. नाउ ओके, 8th स्केड्यूल में किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, लैंग्वेजेस के बारे में. ओके. 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारी. उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ देखने को मिलता है हमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, 8th स्केड्यूल में. 3rd स्केड्यूल में क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, ओथ वगैरह, है ना. और इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ कवर नहीं होती है. 9th स्केड्यूल में क्या है, ऐसे प्रोविजंस हैं जो इम्यून है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट 3rd स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, अभी हमने डिस्कस किया है ना, किससे डील करता है, ओथ और अफर्मेशन से. सैलरीज वगैरह जो है वो कौन से स्केड्यूल में आती है, 2nd स्केड्यूल में. डिफेक्शन अभी डिस्कस किया, 10th स्केड्यूल. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ट्राइबल एरियाज कौन से स्केड्यूल में आते हैं, 6th स्केड्यूल में, सॉरी 6th स्केड्यूल में, है ना. और 5th स्केड्यूल में ऐसे स्टेट्स जहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं ना, स्केड्यूल स्टेट्स है, स्केड्यूल एरियाज है अगर वहाँ पर, तो. 11th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, 11th स्केड्यूल किससे डील करता है, पंचायत से. और म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो कौन से स्केड्यूल में आती हैं, 12th स्केड्यूल में. ओके. विच स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द ऑफिशियल लैंग्वेज, अभी हमने डिस्कस किया, 8th. ठीक है. 7th में क्या है, सेपरेशन ऑफ
पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और सेपरेशन ऑफ पावर किसके बेसिस पर, लिस्ट के बेसिस पर। कौन सी 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर कौन काम करेगा, सेंटर। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर कौन काम करेगा, स्टेट। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर कौन काम करेगा, सेंटर भी काम करेगा और स्टेट भी काम करेगा। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट्स का लिस्ट जो है वो थोड़ा सा एक बार आप रीड कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन है एट प्रेजेंट इंडिया में। लीगल राइट है ये, जो सभी सिटीजन्स के पास है, केवल लीगल राइट है जो सभी पर्सन के पास है, चाहे सिटीजन हो या ना हो, या फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, या ना तो फंडामेंटल राइट है या ना लीगल राइट है। ठीक है, देखो यदि आपको नहीं भी पता हो तो भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो। कैसे, पहला बात कि फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, क्योंकि हमने इसको एलिमिनेट कर दिया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट से। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 44th के थ्रू। ओके, देन नीदर फंडामेंटल राइट नो लीगल राइट, नहीं लीगल राइट तो है ये, अब इन दोनों में से कोई सा एक होगा, है ना। सो लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली और लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। तो इसका आंसर क्या होगा, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन नॉट टू फॉरेनर्स। ये हमने हमारी क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, है ना। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स को भी अवेलेबल होते हैं और फॉरेनर्स को भी अवेलेबल होते हैं, बट कुछ राइट्स ऐसे हैं जो केवल सिटीजन के पास है, फॉरेनर्स के पास नहीं होते हैं। कौन कौन से राइट्स थे वो हमने डिस्कस किया था, पूरा लिस्ट उसका 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल किसके पास होते हैं, सिटीजन के पास। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 15। ठीक है, जो किसकी बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। 16 किसकी बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। 19 राइट टू फ्रीडम। 29 और 13 किससे डील करते हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट से। 14 राइट टू इक्वालिटी। 17 डिस्क्रिमिनेशन। 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ऐसे आपको बार बार, है ना, आर्टिकल्स को ऐसे बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा, तो अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। देखो बहुत सारे लोग ट्रिक्स वगैरह में बिलीव करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ट्रिक्स हर जगह काम करती है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में हम ट्रिक ही भूल जाते हैं, और अगर ट्रिक भूल गए तो क्वेश्चन हम कभी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करो, रिवीजन पर फोकस करो, है ना, चीज़ों को लिंक करना सीखो, लिंक करके लर्न करो, तो ईजिली आपको चीज़ें लर्न होने लगेंगी, फिर आपको ये ट्रिक्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 51A में। ओके, आर्टिकल 51 मतलब आर्टिकल कहाँ से, 36 से 51 तक कौन आता है, DPSP। कौन से पार्ट में आता है, 4th पार्ट में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4th A में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था, 42nd। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, सरदार स्वरण सिंह कमेटी। देखो इतनी तो फैक्ट्स लर्न करना है। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अभी एट प्रेजेंट हमारे पास, 11। जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया तब हमारे पास कितनी थी, 10, बट एक फंडामेंटल ड्यूटी हमने बाद में ऐड किया है। देन आर्टिकल 32 किस रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, ना, फंडामेंटल राइट्स। एंड आर्टिकल 72, यस, आर्टिकल 72 किससे रिलेटेड है, पार्डनिंग पावर, है ना, प्रेसिडेंट की। डिस्कस किया था हमने कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकते हैं किसी भी कन्विक्ट को। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। हम नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं कुछ और इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ताकि हम और इस तरह की सीरीज़ आप लोगों के लिए प्लान कर सकें। थैंक यू।